आज हम यहाँ पर विमीय विश्लेषण में विमाओं के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने किसी अनेक भौतिक राशियों की विमाओं को ज्ञात किया था और उनको ज्ञात करने की विधि बतलाई थी। अब हम पढ़ेंगे इसमें विमाओं के उपयोग। तो विमाओं के जो हैं उपयोग हैं कि पहला उपयोग है इसका कि भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पे ये ले लेते हैं कि चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, माना किसी कण की चाल है 50 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें पूछा गया कि इसका किलोमीटर प्रति घंटा में मान क्या होगा। तो यानी किलोमीटर प्रति घंटा वो दूसरी पद्धति का मात्रक हो गया, मीटर पर सेकंड पहली पद्धति का मात्रक है। तो पहली पद्धति में मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड और उसका आंकिक मान हो गया 50। दूसरी पद्धति में मात्रक क्या दे रखा आपको, किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस दूसरी पद्धति में आंकिक मान ज्ञात करना है। तो यानी ये विमाओं के द्वारा होता है ये काम। तो विमाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भौतिक राशियों के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग है कि किसी समीकरण की शुद्धता या सत्यता की जांच करना। यानी हमें कोई समीकरण दे रखी होगी और उस समीकरण में ये बतलाना कि समीकरण सत्य है या असत्य है। ठीक है। और तीसरा उपयोग है इसका कि किसी समीकरण में नियतांक और चरों की विमाएं ज्ञात करना। इसमें क्या होगा कि अगर कोई समीकरण में दे रखी है उसमें कोई नियतांक ABC या दिए हैं तो हमें पूछा जा सकता है कि इन जो नियतांक हैं या कांस्टेंट हैं इनकी विमाएं ज्ञात कीजिए, इनके मात्रक ज्ञात कीजिए। और इसी प्रकार से इसका एक अगला उपयोग है कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। इसमें कई बार हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करना। तो भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना या किसी भौतिक राशि का सूत्र स्थापित करना विमीय विश्लेषण के द्वारा हम ये काम करते हैं। तो पहला उपयोग देखते हैं हम इसमें विमाओं का। जो पहला उपयोग कि भौतिक राशियों के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। तो हम ये जानते हैं कि किसी भौतिक राशि का जो आंकिक मान होता है और उसका जो मात्रक होता है उसका गुणनफल हमेशा नियतांक रहता है। जैसे कि मानो कोई भौतिक राशि है, उसका आंकिक मान n है और उस समय उसका मात्रक क्या है ले रखा हमने u। तो उसका आंकिक मान और वो मात्रक का जो गुणनफल होगा वो नियतांक रहेगा। क्या अर्थ है इसका कि मानो कोई भौतिक राशि है, उसका पहली पद्धति में आंकिक मान है n1 और उसमें उसका मात्रक है u1। दूसरी पद्धति में उसी राशि का मात्रक है u2 और उसका दूसरी पद्धति में आंकिक मान है n2। तो ऐसे में अगर हम ये मान लें कि पहली पद्धति में जो मात्रक है वो u1 है और दूसरी पद्धति में मात्रक क्या है, दूसरी पद्धति में u2 है। तो अगर माना उस भौतिक राशि के जो मात्रक होंगे उन मात्रकों में लंबाई का मात्रक भी आ रहा होगा, द्रव्यमान का भी आ रहा होगा, समय का भी आ रहा होगा, अन्य मूल जो भौतिक राशि उनके मात्रक भी आ सकते हैं। तो यदि हम ये मान लें कि इस राशि के लिए, इस राशि में जो ये भौतिक राशि हमने यहाँ पर ले रखी होगी इसमें लंबाई की विमा a है, ठीक है, और इसमें जो है द्रव्यमान की विमा a है। ये इसमें माना द्रव्यमान की विमा a है। ठीक है, जिस भौतिक राशि के बारे में हम यहाँ पर सवाल कर रहे हैं हम ये मान रहे हैं कि उस भौतिक राशि के लिए द्रव्यमान की विमा a, लंबाई की विमा b और समय की विमा क्या है उस भौतिक राशि के लिए c है। ठीक है, अर्थात उस भौतिक राशि का जो सूत्र होगा उसमें लंबाई की घात हम क्या लेंगे, उसका जो मात्रक होगा उसमें लंबाई के मात्रक की घात हम क्या कर देंगे a, b और द्रव्यमान के मात्रक की घात क्या कर देंगे a कर देंगे, समय के मात्रक की घात हम c कर देंगे। ये मतलब होता है विमा का। तो यदि उस राशि की विमा द्रव्यमान में a है, लंबाई में b है, समय में c है, तब उस राशि का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा m की पावर a, यानी द्रव्यमान की पावर a या द्रव्यमान के मात्रक की पावर a, l की पावर b मतलब लंबाई के मात्रक की पावर b और t की पावर c का मतलब समय के मात्रक की पावर c। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बना सकते हैं इस ABC से कि जो राशि हम ले रहे हैं इस राशि का जो विमीय सूत्र होगा वो होगा m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। मतलब द्रव्यमान के मात्रक की पावर a इंटू लंबाई के मात्रक की पावर b इंटू समय के मात्रक की पावर c। अब हमने ले रखे यहाँ पर दो पद्धति u1 और u2। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पहली पद्धति में
पहली पद्धति में जो मात्रक हैं वो mlt के स्थान पे क्या है, m1, l1 और t1। ठीक है, जैसे माना पहली पद्धति में मात्रक है किलोग्राम, मीटर और सेकंड। ठीक है, तो m1 मतलब किलोग्राम, l1 मतलब मीटर और t1 मतलब सेकंड। इसी प्रकार तो इसका मतलब क्या होगा, जब पहली पद्धति में मूल मात्रकों की माप हमने m के स्थान पे m1, l के स्थान पे l1 और t के स्थान पे t1 ले लिया, तो तब इस सूत्र से, क्योंकि आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल क्या होता है, नियत होता है, तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं कि पहली पद्धति का आंकिक मान n1 इंटू पहली पद्धति की ये विमा या मात्रक, ये आ जाएगा n1 इंटू m1 की पावर a इंटू l1 की पावर b इंटू t1 की पावर c। तो ये मात्रक बन गया पहली पद्धति में। ठीक है, तो पहली पद्धति का आंकिक मान इंटू पहली पद्धति का मात्रक हो गया। इसी प्रकार उसी राशि का दूसरी पद्धति में जो मूल मात्रकों की मापें हैं वो m के स्थान पे m2 है, l के स्थान पे l2 है, t के स्थान पे t2। यानी अब हम द्रव्यमान को क्या लिख रहे हैं, माना ग्राम लिख रहे हैं, l मतलब लंबाई को हम किस में लिख रहे हैं, सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, समय को हम सेकंड में लिख रहे हैं माना, या मिनट में लिख रहे हैं। तो दूसरी पद्धति में मूल मात्रक की मापें m के स्थान पे m2, l के स्थान पे l2, t के स्थान पे t2 अगर हो तो तब फिर वही आंकिक मान गुणा क्या मात्रक की क्या आएगा, दूसरी पद्धति का आंकिक मान n2 इंटू दूसरी पद्धति में मात्रक m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c हो जाएगा। हमने पढ़ा है n1u1 इक्वल टू n2u2। ठीक है, ये पहली पद्धति में आंकिक मान इंटू पहली पद्धति का मात्रक बराबर दूसरी पद्धति में आंकिक मान इंटू दूसरी पद्धति का मात्रक, तो वो उस सूत्र से हम इन दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो ये दोनों बराबर करने पे हमारे पास आ जाएगा n1 इंटू m1 की पावर a, l1 की पावर b इंटू t1 की पावर c बराबर n2 इंटू m2 की पावर a, l2 की पावर b इंटू t2 की पावर c। ऐसा करने पर यह आ गया n1 इंटू m1 की पावर a, l1 की पावर b इंटू t1 की पावर c बराबर n2 इंटू m2 की पावर a, l2 की पावर b इंटू t2 की पावर c। अब यहाँ से n2 माने दूसरी पद्धति में आंकिक मान बराबर हो जाएगा, तो ये n2 के साथ जो ये आ रखा है इसको हम इस दूसरे वाले के हर में लिया देंगे, तो ये आएगा n2 बराबर n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a, ये m2 इस m1 के बट्टे में रख देंगे, l2 इस l1 के बट्टे में रख देंगे, t2 t1 के बट्टे में रख देंगे, तो mm की घातें कॉमन आ जाएंगी, ll की घातें कॉमन आ जाएंगी, tt की घातें कॉमन आ जाएंगी। तो n2 बराबर हो जाएगा n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b इंटू t1 अपॉन t2 की पावर c। तो यहाँ पर इसका मतलब देखिए, m1 मतलब पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, m2 का मतलब दूसरी पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, m फॉर मास, मास माने द्रव्यमान, l1 मतलब पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक, l2 मतलब दूसरी पद्धति में लंबाई का मात्रक, t1 और t2 क्या है, पहली और दूसरी पद्धति में समय के मात्रक। ठीक है, n2 क्या है, पहली दूसरी पद्धति में आंकिक मान, n1 क्या है, पहली पद्धति में आंकिक मान। ठीक है, a क्या है, द्रव्यमान की विमा। ठीक है, और ये b क्या है, लंबाई की विमा, और ये c क्या है, समय की विमा। तो इस सूत्र के द्वारा हम किसी राशि के आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम बदल सकते हैं। ठीक है, अब इस पर एक न्यूमेरिकल कर रहा हूँ मैं, तो न्यूमेरिकल देखिए कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। तो पहले न्यूटन और डाइन क्या है, न्यूटन और डाइन जो है ये बल के मात्रक हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे न्यूटन और डाइन किसी भौतिक राशि बल के मात्रक हैं। ठीक है, अब न्यूटन क्या है भौतिक राशि का, हम कह देंगे न्यूटन जो है ये दोनों राशि के बल के मात्रक हैं, तो न्यूटन को मान लेंगे हम पहली पद्धति का मात्रक, इस पहली पद्धति में आंकिक मान हो गया a, और डाइन को मान लेंगे हम दूसरी पद्धति का मात्रक, और दूसरी पद्धति में इसका आंकिक मान मानेंगे n2, यानी यहाँ पर n1 बराबर 1 आ जाएगा, और u1 माने पहली पद्धति का मात्रक वो न्यूटन हो जाएगा। ध्यान रहे इसमें न्यूटन जो है MKS पद्धति में या SI पद्धति में बल का मात्रक हो गया, और डाइन क्या है, CGS पद्धति में बल का मात्रक है। तो न्यूटन को हम MKS पद्धति में क्या लिख देंगे, न्यूटन को हम पहली MKS पद्धति में कैसे लिखेंगे, तो देखिए इस भौतिक राशि जो बल है इसकी पहली पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, और न्यूटन को हम क्या लिखेंगे, न्यूटन को लिखते हैं हम कैसे, MLT के रूप में कैसे लिखेंगे, तो MLT के रूप में मतलब पहले हम क्या रखेंगे, बल की विमा लिखेंगे यहाँ पे, तो बल की विमा होती है MLT की पावर -2। तो M मतलब पहली पद्धति में बल ये द्रव्यमान
का मात्रक, एल मतलब पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक, और टी मतलब पहली पद्धति में समय का मात्रक। तो अगर ये पहली पद्धति में हमने अगर मात्रक न्यूटन माना है तो न्यूटन का मतलब होता है एम, न्यूटन लेने पे एम का मतलब हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका किलोग्राम, एल का मतलब हो जाएगा मीटर, और टी का मतलब हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो पहली पद्धति में जो न्यूटन है वो जो है एम के एस में हम उसको क्या लेंगे, एम के एस में एम का मतलब हो जाएगा वहाँ पर किलोग्राम, के का मतलब हो जाएगा एम के एस पद्धति में एम का मतलब हो जाएगा मीटर, के का मतलब हो जाएगा किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड न्यूटन के लिए। परंतु यही जब डाइन में रहेगा तो डाइन में इस का मतलब क्या हो जाएगा, डाइन का मतलब सी जी एस, तो सी जी एस में डाइन के लिए हम लिखेंगे जी का मतलब यहाँ पर क्या आ गया आपका ग्राम, सी का मतलब सेंटीमीटर, और एस का मतलब सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम इसको हल कैसे करेंगे, एन का मान ले लेंगे 1, ठीक है, यू का मान ले लेंगे, यू मतलब पहली पद्धति में मात्रक रखते हैं न्यूटन, तो न्यूटन को हम लिखते हैं, याद रहे न्यूटन को लिखते हैं हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ये हम लिखते हैं न्यूटन को। ठीक है, तो और सी जी एस में जो डाइन है, डाइन को हम लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर N2 बराबर आ जाएगा, N2 बराबर ये वाला फॉर्मूला, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर ए, L1 अपॉन L2 की पावर बी, T1 अपॉन T2 की पावर सी। तो N2 बराबर हम लिख देंगे M1, ये फॉर्मूला लिखा पूरा जो हमने बताया, M1 अपॉन M2 की पावर ए, L1 अपॉन L2 की पावर बी, T1 अपॉन T2 की पावर सी। तो N2 बराबर आ जाएगा N1 मतलब पहली पद्धति में आंकिक मान 1 है, M1 मतलब पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, तो हमने कहा था पहली पद्धति में बल का मात्रक है न्यूटन, तो न्यूटन मतलब वहाँ द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे किलोग्राम, दूरी के लिए क्या लिखेंगे उसके लिए न्यूटन में मीटर, और समय के लिए क्या लिखेंगे वहाँ सेकंड, जबकि बल का मात्रक न्यूटन है। ठीक है, तो M1 के यहाँ पे किलोग्राम लिख दिया, L1 के यहाँ पे मीटर लिख दिया, T1 के यहाँ पे सेकंड लिख लिया। अब यहाँ पे M2 L2 और T2 क्या है, ये दूसरी पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक है। तो जब अगर बल का मात्रक डाइन दे रखा वहाँ पे, तो डाइन के टाइम पे ये M क्या बन जाएगा ग्राम, क्योंकि डाइन है सी जी एस में, तो सी जी एस में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है ग्राम, सी जी एस में लंबाई का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर, और सी जी एस में समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकंड, इसलिए M2 L2 T2 को हम ग्राम सेंटीमीटर सेकंड लिखेंगे, क्योंकि सी जी एस के रूप में आ रहा है, ये डाइन के लिए आ रखा है। और ये M1 L1 T1 को क्या लिखें एम के एस में लिखेंगे, क्योंकि ये न्यूटन के लिए आ रखा है। अब ये ए बी सी का पता कैसे चला, तो ए बी सी ये कैसे पता चलेगा, हमारे पास भौतिक राशि कौन सी है बल, तो बल की विमा क्या होती है ML/T की पावर -2, तो M की जो पावर है ये A है, L की जो पावर है ये B है, T की जो पावर है वो C है। तो A का मान 1, B का मान 1 और C का मान -2, वही मान हम यहाँ पर रखेंगे। M की जगह पे ये A की जगह पे 1 रख देंगे, B की जगह पे 1 रख देंगे और C की जगह पे हम 2 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, C की जगह पे हम 2 रख देंगे। अब हमने यहाँ पर किलोग्राम है तो 1 मान सकते हैं, यहाँ ऊपर नीचे, यहाँ भी ऊपर नीचे हम 1 मान सकते हैं, यहाँ भी ऊपर नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो हमने 1 किलोग्राम को क्या लिख दिया 1000 ग्राम, और इसको खाली 1 ग्राम लिखा। 1 मीटर को क्या लिख दिया 100 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर लिखा। 1 सेकेंड और सेकेंड ही जब दोनों सेम है तो इनको 1 ही रहने देना है। और ये 1 क्या है पहली पद्धति में आंकिक मान, इसको 1 का 1 रखा। तो N2 का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा कितनी 10 की घात कितनी होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 जीरो आ रहे हैं, तो ये गुणा करके आएगा N2 बराबर आ जाएगा 10 की घात 5। ठीक है, N2 का मान क्या आएगा 10 की घात 5, बाकी ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो यहाँ पर N2 का मान आ गया 10 की घात 5, N2 का मान आ गया 10 की घात 5। तो यानी दूसरी पद्धति में आंकिक मान क्या हो जाएगा 10 की घात 5। ठीक है, यानी जब दूसरी पद्धति में बल का मात्रक डाइन था तो उस पद्धति में आंकिक मान होगा 10 की घात 5, और जब पहली पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है उस पद्धति में आंकिक मान क्या होगा 1। तो यानी 1 न्यूटन किसके बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन के बराबर। इसी का जो दूसरा उपयोग है सूत्र की सत्यता की जांच करना, तो हम यहाँ पर एक सूत्र ले रहे हैं, हमें सूत्र दे रखा है U बराबर mgh, U माने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो माना कोई m द्रव्यमान का पिंड है, वो जमीन से h ऊंचाई पर है, अब वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण g है, तो हम
उस पिंड की गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा हमें दे रखी है U = mg, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h जो है ऊंचाई को प्रकट कर रहा है, U गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है सूत्र सही है गलत है। तो हम कैसे चेक करेंगे बीमीय विश्लेषण से? हम इसका बायां पक्ष से U, तो हम बाएं पक्ष में जो भी राशि है इसकी बीमा लिखेंगे। तो हमने वही लिखा कि इस सूत्र U = mgs के बाएं पक्ष की बीमा लिखने पे, तो बाएं पक्ष की बीमा बराबर मतलब U की बीमा, यानी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की बीमा। तो हमें पता है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की बीमा क्या होती है, ml² T⁻², हमने यहाँ लिख दिया। यानी इस सूत्र के बाएं तरफ की बीमा आ गई ml² T⁻²। इसी प्रकार फिर इस सूत्र में जो दाएं पक्ष है उसकी बीमा लिखेंगे। तो इस सूत्र के दाएं पक्ष की बीमा यानी m × g × h की बीमा क्या आ गया, m की बीमा m होगा, m मतलब द्रव्यमान की बीमा m, ये g मतलब गुरुत्वीय त्वरण की बीमा L⁻², h मतलब ऊंचाई की यानी लंबाई की बीमा ये L आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा करके आ गया ml² T⁻²। तो हम देख रहे हैं इस सूत्र के दाएं पक्ष की बीमा भी क्या आ गई ml² T⁻²। तो इन दोनों परिणामों से, परिणाम नंबर 2 और 3 से स्पष्ट है कि दिए गए सूत्र में बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमाएँ क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। अतः हमें जो सूत्र दिया गया है वो सूत्र सही है। हम लिख देंगे अंत में कि समीकरण 1 में दिया गया सूत्र U = mgh सही है। बाकी इसके जो अन्य 2 उपयोग हैं बीमीय विश्लेषण के और बीमीय विश्लेषण के जो सीमाएं हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।